So welcome back everybody. As usual, we are doing practice session of thermal property of matter. 3 चैप्टर थे इसके अंदर, ठीक है। और हमने तीनों को खत्म कर लिया था और एज यूजुअल कल हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था और फिर मैंने कल ही बता दिया था कि अगला लेक्चर जो होगा दैट इज योर प्रैक्टिस सेशन। तो आज बेसिकली क्वेश्चंस होंगे और वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चंस है कहाँ के हैं मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ दो प्रैक्टिस सेशन होगा, दिस इज प्रैक्टिस सेशन 1, प्रैक्टिस सेशन 2 भी होगा कल, ठीक है। कल का लेक्चर में क्या अलग है वो मैं आपको बताऊंगा आज का सेशन के एंड में जब खत्म होगा तब, ठीक है। सो हमने चैप्टर खत्म कर लिया था और एज एज यूजुअल हमने जो प्रॉमिस की थी, जो मैं लेता भी हूँ, ठीक है, वो जो है बेसिकली हमारा प्रैक्टिस सेशन वो आज होने वाला है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट टू आवर वीडियो। और सबसे पहला क्वेश्चन दैट इज, अच्छा मोर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जितने भी क्वेश्चन है सब सब के सब क्या है, पी वाई क्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। एम ट्रिपल 2019, 2017, 2021, 2019, 2011, 2020, 2015, 2018, 2016, 2009, जितने भी क्वेश्चंस आज हैं सभी के सभी क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अब आप इंटरेस्टिंगली ये चीज सोचोगे कि सर आपका और पिछला प्रैक्टिस सेशन देखा था तो आप उसमें जेई नीट और एम ट्रिपल तीनों कराते थे, आपने सिर्फ और सिर्फ एक सेशन डेडिकेट कर दिया किसके लिए, एमयू ट्रिपल के लिए। यस एब्सोल्युटली दिस सेशन इज टुडे ओनली फॉर एमयू ट्रिपल, क्योंकि मेजर तो आपका एग्जाम वही है, बट क्योंकि क्वेश्चंस भी और अदर एग्जाम्स जो कि स्टैंडर्ड एग्जाम है हमारा, जेई है प्लस नीट है, और कंटेंट मैं आपको तीनों का देता हूँ, ठीक है। ये मैं पहले ही बता चुका था कि मैं तीनों लेवल कंटेंट पढ़ाता हूँ, इसलिए क्योंकि देखो यहाँ लिखा भी है दैट इज फॉर जेई नीट एंड एमयू ट्रिपल एज वेल। तो आज का जो प्रैक्टिस सेशन है दैट इज ओनली फॉर एमयू ट्रिपल। कल का प्रैक्टिस सेशन होगा उसमें नीट और जेई के मिक्सअप क्वेश्चंस होंगे, तो बेसिकली दो प्रैक्टिस सेशन होंगे, ठीक है। तो कितनी बड़ी एडवांटेज है, उतना अच्छे से हम पढ़ते भी हैं और साथ ही साथ हमारा प्रैक्टिस सेशन भी होता है, ठीक है। तो जो बच्चे बहुत परेशान थे, सर क्वेश्चन कराओ क्वेश्चन कराओ क्वेश्चन कराओ, आप ही के लिए है ये सेशन, ठीक है। तो अंत तक जुड़िए इस सेशन में, क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको क्या करता हूँ, कॉन्सेप्ट भी सिखाता हूँ। जो बच्चे ऑलरेडी मेरे सेशन को देख चुके हैं वो वाकिफ होंगे इस चीज से, ठीक है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट। पहला क्वेश्चन है, सभी लोग प्रैक्टिस भी कर जाइएगा, सॉल्व भी करेंगे, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। दैट इज फ्रॉम एमयू ट्रिपल 2019। आइए क्वेश्चन पढ़ा जाए। क्वेश्चन है, अ कॉपर रॉड ऑफ 88 सेंटीमीटर and an aluminum rod of unknown length have their increase in length independent of increase in temperature. The length of the aluminum rod is, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। सबसे पहली चीज सर ये थर्मल एक्सपेंशन का सवाल है, पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा था, बिल्कुल देखो इसमें साफ साफ लिखी गई ये चीजें क्या, कि लेंथ में चेंज हो रहा है। बोल रहा है कि कॉपर रॉड है जो कि 88 सेंटीमीटर का है, तो लेट्स से ये कॉपर रॉड है जिसकी लेंथ हमको दे दी दैट इज 88 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड एन एल्यूमिनियम रॉड ऑफ अननोन लेंथ, एक और रॉड है, बट सर ये अगर कॉपर का है तो ये एल्यूमिनियम का रॉड है, बट इसकी लेंथ जो है दैट इज नॉट नोन टू अस। अब बोल रहा है कि हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब कि इनका जो लेंथ इंक्रीज हो रहा है वो उसके टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। अब सोच के देखो, जब इनिशियल लेंथ गिवन हो और लेंथ इंक्रीज हो तो यार फाइनल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा। सर अगर मैं फाइनल लेंथ लिखूं किसके लिए, कॉपर के लिए, तो आई राइट इट एज डेल्टा एल कॉपर दैट इज एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। पढ़ा है सबने, सोचो पढ़ा है, एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी पढ़ा है, सबने पढ़ रखा है। सिमिलरली अगर मैं डेल्टा एल किसके लिखूंगा, एल्यूमिनियम के लिए लिखूंगा, अगर मैं डेल्टा एल एल्यूमिनियम के लिए लिखूंगा सो आई ऑल्सो राइट इट एज व्हाट, एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा अगर डायरेक्टली फाइनल लेंथ का फॉर्मूला लिखना हो तो सर इसी को मॉडिफाई करके ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, एल नॉट प्लस एल्फा प्लस डेल्टा टी, सिमिलर दिस विल बी एल नॉट प्लस एल्फा प्लस डेल्टा टी, बिल्कुल। बस ये एल नॉट हो जाएगा कॉपर का, ये एल नॉट हो जाएगा एल्यूमिनियम का। अब क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सोचो ध्यान से। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन हमसे ये बोला गया है कि इनका जो इंक्रीज यानी जो चेंज है, अरे चेंज तो इतना ही होगा ना, चेंज को मैंने लिखा है बस दूसरे टर्म में, कंफ्यूज मत होइएगा।
दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस डेल्टा, दिस इज डेल्टा टी, दिस इज एल नॉट फॉर सी यू, दिस इज एल नॉट फॉर एल्यूमिनियम। अब सोच के देखो, हमसे ये कह रहा है कि इनका जो इंक्रीज है, क्या, द इंक्रीज इन लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब सोच के देखो, अगर मैं टेम्परेचर पे इनका इंक्रीज इन लेंथ डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मतलब जो इनका चेंज हो रहा है लेंथ में वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब सिंपल सी बात है सर कि जितना चेंज कॉपर में हुआ है उतना चेंज किसमें, एल्यूमिनियम में हुआ है। क्यों भैया? क्योंकि इनिशियल लेंथ तो सबकी लेंथ से फिक्स रहेगी, अल्फा भी कांस्टेंट हो गया, चेंज होता तो वो टेम्परेचर के अगर डिपेंड करता टेम्परेचर पे, तो हम अगर टेम्परेचर चेंज अलग अलग होता तो फिर हम दोनों को इक्वेट नहीं करते, बट यहां बोल दिया कि दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जब इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर शब्द आ जाए ना, आज से क्वेश्चन में याद रख लो कभी भी, जब इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर शब्द आपको देखने को मिल जाए, इसका मतलब ये है कि जितना लेंथ कॉपर का चेंज हुआ है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम। बस इतना सा केच आपको याद रखना है। क्या सर, उसने इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बोल दिया, मतलब दोनों साइड टेम्परेचर का टर्म को आप गायब कर दो। अब जब टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी ही नहीं है तो फिर उनका जो चेंज होगा दैट विल बी ऑल्सो इक्वल, क्योंकि वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गए। अब कुछ करना नहीं है सर, इक्वेट कर दो किसका, सर एल नॉट ऑफ कॉपर इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, एंड दैट इज एल नॉट ऑफ एल्यूमिनियम इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब सोच के देखो, अभी आप कहोगे सर आप बोल रहे हो कि चेंज इंडिपेंडेंट है डेल्टा टी के, फिर आप डेल्टा टी लिख रहे हो, तो कुछ नहीं, बस मैं इसलिए लिखा हूं कि आप इसको नेग्लेक्ट कर देंगे डेल्टा टी। क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया कि जो इंक्रीज है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का कोई फैक्टर ही नहीं आएगा। तो सिंपल सा इक्वेशन क्या मिला सर, एल नॉट कॉपर इंटू एल्फा इज इक्वल्स टू एल नॉट एल्यूमिनियम इंटू अल्फा। अब सोच के देखो, कॉपर अल्फा का अल्फा कॉपर हो सकता है और एल्यूमिनियम के लिए अल्फा एल्यूमिनियम हो सकता है। अब क्या दिया है, क्या क्वेश्चन में देखो, साफ साफ देखो यहाँ दिया है अल्फा ऑफ कॉपर दिया है, अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम दिया है। अब सोच के देखो, कॉपर की लेंथ इनिशियल लेंथ हमको पता है, हमसे एल्यूमिनियम की लेंथ पूछी है। अब तो कितना सिंपल हो गया, सोचो, सोच के देखो अब कितना सिंपल हो गया। कुछ नहीं करना है, बस अब इक्वेट कर दीजिए इक्वेशन को। समझने वाली बात क्या थी सर, समझने वाली बात ये थी कि अगर क्वेश्चन में कह दिया कि जो उनका इंक्रीज है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो दोनों का जो चेंज होगा वो चेंज इन लेंथ इक्वल होगा एक दूसरे के। अब सोच के देखो, अगर मेरे को एल नॉट ऑफ एल्यूमिनियम चाहिए, मतलब एल्यूमिनियम की लेंथ चाहिए, तो यहां से अगर मैं एल नॉट ऑफ एल्यूमिनियम निकालूंगा तो क्या अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम को नीचे डिवाइड में भेज दूं? बिल्कुल। सो दिस विल बी एल नॉट ऑफ कॉपर इंटू अल्फा ऑफ कॉपर अपॉन अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम। अब कुछ तो करना ही नहीं है यार, सेंटीमीटर में रखा है, आंसर भी सेंटीमीटर में है, तो ऊपर 88 इंटू अल्फा ऑफ कॉपर दिया है क्या, बिल्कुल दिया है 1.7 इन 10 टू द पावर -5 अपॉन नीचे अल्फा और दिया हुआ है दैट इज 2.2 इंटू 10 टू द पावर -5। क्या बात है सर, सोचो, इससे ये वाली वैल्यू कट जाएगी, बिल्कुल। अब जरा फटाफट से मल्टीप्लीकेशन कर लो इस इन चीजों को, 88 इंटू 1.7 अपॉन 2.2 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। मैं नहीं बताने वाला, मुझे भी आंसर नहीं पता है, आप बताएंगे तो टिक किया जाएगा। जल्दी से बताइए, सभी लोग जल्दी से बताइए, कुछ नहीं करना था इसमें, बस क्वेश्चन समझना था। समझना क्या है सर, अगर टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो दोनों का चेंज तो आपस में इक्वल हो जाएगा। बोला उसने कि दे आर इंक्रीज इन लेंथ, जो लेंथ में इंक्रीज हो रहा है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। फटाफट से सब लोग बताओ आंसर कितना आ रहा है सेंटीमीटर में, सिंपल है, जल्दी से। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, जल्दी से फटाफट से बताओ। अरे फाइनल लेंथ का फॉर्मूला सबने पढ़ा था, उसी का इस्तेमाल हमने किया है। आंसर कितना आ रहा है जल्दी से बताओ, सॉल्व करके सभी। 88 इंटू 1.7 अपॉन 2.2, आंसर कितना आया सबका? आंसर नंबर ए 68, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, 68 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो आंसर साइड में डाल दिया जाए 68 सेंटीमीटर। अब सोच के देखो, क्या ही है सर, क्या ही है। अरे फाइनल लेंथ का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अरे फाइनल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एल एफ एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, सबने पढ़ा है। बस इसी चेंज को मैंने फाइनल लेंथ के टर्म में लिख दिया, और क्या। हमने पढ़ा ही कि नहीं पढ़ा, बताओ जल्दी, क्या हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ही है, क्या ही था, सिंपल, इजी, ए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का आंसर ए आया, बहुत बढ़िया, क्लियर है, पढ़ रखा है हमने। बोलो तो दिखा दूंगा अभी, नोट्स खोल के दिखाना है, दिखाना पड़ेगा या फिर समझ गए कि हाँ पढ़ा है सर?
पढ़ा है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, देखो MUEEE 2019। क्लियर एवरीबडी? जल्दी से फटाफट से क्लियर। बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ सबको? बस सर केच क्या था सर, याद ये रखना है ना कि कभी भी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बोल दे तो दोनों का चेंज जो होगा यानी फाइनल लेंथ होगा दैट विल बी आल्सो इक्वल। क्लियर? अरे बता दो भैया, आगे बढ़ा जाए। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज फ्रॉम MUEEE 2017। MUEEE 2017। इस क्वेश्चन में पढ़िए मेरे साथ, क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया है सर। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन इज 5 इंटू 10⁻⁴। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ने से तो पता चल गया सर, गामा दिया है, गामा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दैट इज 5 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, पूछ रहा है द फ्रैक्शनल चेंज इन द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन फ्रॉम ए राइज ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड इन इट्स टेम्परेचर इज। सोचो और क्या दिया हुआ है, बोल रहा है ना सबसे पहली चीज क्वेश्चन पढ़ो तो क्या पता लग रहा है सर, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा उसने दे दिया ग्लिसरीन का, दिस इज फॉर ग्लिसरीन तो मैं GLY लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है, वो दे दिया उसने। और क्या बोला क्वेश्चन में, बोला है कि फ्रैक्शनल चेंज निकालिए उसकी डेंसिटी में, अगर मैं टेम्परेचर को 40 डिग्री से राइज कर दूं तो डेंसिटी में फ्रैक्शनल चेंज। अब आपके मन में सवाल ये होगा सर हमने वॉल्यूमेट्रिक चेंज तो पढ़ा है दैट इज डेल्टा बी इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये तो पढ़ा है सर, बट सर इसमें तो डेंसिटी बोल दिया। अब कंफ्यूजन यही होगा सर, इसमें हमसे फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी पूछा है, गामा तो दिया बट इसने फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी पूछा है। सर हमने तो ये पढ़ा है, हमने पढ़ा है वॉल्यूम एक्सपेंशन का कि वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, और वो पूछे हमसे तो हम निकाल लेते, लेकिन इसमें डेंसिटी का चेंज तो पूछा है। बट अगर डायरेक्टली सर अगर डेल्टा रो पूछता, डेंसिटी मतलब अगर मैं उसको रो से रिप्रेजेंट करूं, अगर हमसे डेल्टा रो पूछता तो भी हम एक तरह से निकाल ले। उसने पूछा कि फ्रैक्शनल चेंज कितना है, उसने हमसे ये पूछा कि भैया फ्रैक्शनल चेंज बताओ कि फ्रैक्शनल चेंज कितना है। अब सोचो, अब सोचो फ्रैक्शनल चेंज होता क्या है सर, सोचो फ्रैक्शनल चेंज सर, थोड़ा थोड़ा एरर एनालिसिस अगर आपने पढ़ा है तो याद होगा, मैं नहीं पढ़ाया था आपको। फ्रैक्शनल चेंज क्या होता था सर, सर जितना एरर होता था एब्सोल्यूट एरर में अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। समझ आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है सर, जितना एरर होता था अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, सर इसी को फ्रैक्शनल चेंज कहा जाता है क्या, सोच के देखो। बिल्कुल सर, बिल्कुल कहा जाता है। अब सोचो यहां लिखा है क्या सर, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब हमको डेंसिटी में फ्रैक्शनल चेंज चाहिए, तो एक चीज हमेशा याद रख लो, कभी भी आपने वॉल्यूम एक्सपेंशन का फॉर्मूला पढ़ा है, ये मैंने पढ़ा दिया था ऑलरेडी, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, बस इसी फॉर्मूले को कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको डेंसिटी दे देना तो बस इसी फॉर्मूले को जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिख देना है। कैसे लिख देना है सर, सर यहाँ जो डेल्टा वी है वो रिप्लेस हो जाता है रो से, यहाँ जो वी नॉट है वो रिप्लेस हो जाता है रो नॉट से, बाकी सारी वैल्यू सेम रहती है। अरे सर ये तो कुछ तगड़ी चीज बता दी आपने। आपको नोट क्या रखना है, वॉल्यूम एक्सपेंशन का फॉर्मूला सबने पढ़ा है कि कितना वॉल्यूम में चेंज होगा वो सबने पढ़ा है, बट कभी भी वो वॉल्यूम से डेंसिटी पूछे ना आपसे, तो आप ये मेरा वाला फॉर्मूला जो मैं दे रहा हूं बस डायरेक्टली ये इस चीज को याद रख लो, जहां ये क्या है दिस इज योर फाइनल डेंसिटी, रो नॉट क्या है सर इनिशियल डेंसिटी, जैसे यहां होता था डेल्टा बी क्या था फाइनल वॉल्यूम कितना चेंज आया, फिर वी नॉट क्या था इनिशियल वॉल्यूम, और गामा आपको पता है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और डेल्टा टी सर चेंज इन टेम्परेचर। बस एक चीज याद रखनी है सर, क्या, वॉल्यूम एक्सपेंशन का क्वेश्चन दे तो सिंपली हम डेल्टा बी ये तो पढ़ा है तो हम तो डायरेक्टली लगा सकते थे, अगर हमसे इसमें पूछता कि फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम बताओ तो एकदम आराम से निकाल लेते, बट यहां हमसे डेंसिटी पूछा है, तो कभी भी आपको ये याद रख लो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दे के डेंसिटी पूछे तो आप हमेशा जहां जो डेल्टा वी है उसको आप रो से रिप्लेस कर दीजिए, जो वी नॉट है आप उसको रो नॉट से रिप्लेस कर दीजिए, और 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा के जब आप इसको डेंसिटी टर्म लिखेंगे तो ये वैल्यू आती है, बट अभी आपको इतना जानने की कोई जरूरत नहीं है। बस सिंपल सिंपल चीज याद रखो, सर वॉल्यूम एक्सपेंशन देके कभी डेंसिटी का फ्रैक्शनल चेंज पूछे तो हम वॉल्यूम एक्सपेंशन के फॉर्मूले को सिमिलरली डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हैं, दैट इज रो इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब प्रॉब्लम ये है सर कि हमको फ्रैक्शनल चेंज चाहिए, और जब अगर आपने एरर एनालिसिस पढ़ी है, ठीक है, तो उसमें मैंने पढ़ाया था
फ्रैक्शनल से पढ़ाया था, एब्सोल्यूट एरर पढ़ाया था, फ्रैक्शनल एरर पढ़ाया था, तो हमसे वही फ्रैक्शनल चेंज पूछ रहा है सिंपली। तो फ्रैक्शनल चेंज होता है ना, जितना आपका चेंज आया एरर में अपॉन ट्रू वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। अब सोच के देखो सर, मेरे को अगर इस फॉर्मूले को जो मैंने यहां लिखा है डेंसिटी वाला फॉर्मूला, इसको मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूं अलग से और नेक्स्ट स्लाइड में। सर मेरे को अगर इस फॉर्मूले को, कौन सा फॉर्मूला सर डेंसिटी का, दैट इज रो इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, अगर इसको फ्रैक्शनल चेंज के टर्म में लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सोच के देखो जरा, रो नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दो सर, रो नॉट प्लस रो नॉट इंटू गामा इंटू डेल्टा टी। अब सोचो इस रो नॉट को जरा इधर भेजो, दैट इज रो नॉट माइनस रो इज इक्वल्स टू रो नॉट इंटू गामा इंटू डेल्टा टी। बिल्कुल सर। अब सोचो अगर मैं इस रो नॉट को जरा इसके डिवाइड में ला दूं तो मैं इसको लिख सकता हूं रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट, दैट विल बी गामा इंटू डेल्टा टी। अरे सर अब सोच के देखो, ऊपर क्या लिखा है सर, रो माइनस रो नॉट। अच्छा रो क्या था सर, रो था फाइनल डेंसिटी, रो नॉट क्या था, इनिशियल डेंसिटी। और फ्रैक्शनल एरर में ऊपर क्या होता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, इसी को तो फ्रैक्शनल एरर कहते हैं, मतलब फ्रैक्शनल चेंज कहते हैं। तो क्या ये रो माइनस रो नॉट आपको डेल्टा रो नहीं दिख रहा है? अरे सर बिल्कुल दिख रहा है। और नीचे क्या है, ओरिजिनल। मतलब हमसे यही तो पूछा है। और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है सर, गामा इंटू डेल्टा टी, गामा इंटू डेल्टा टी। अब जरा क्वेश्चन की तरफ चलो, सर गामा दिया था क्या, बिल्कुल दिया था। सर डेल्टा टी दिया था क्या, बिल्कुल दिया था। कितना बोला है, देखो, द फ्रैक्शनल चेंज of density of glycerine for a rise of 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ओ माय गॉड, मतलब यहां डेल्टा टी उसने दे दिया 40 डिग्री। मतलब सिंपली ये इक्वेशन में क्या करना है सर, गामा की वैल्यू 5 × 10⁻⁴ इंटू 40, सर दिस विल बी 200 × 10⁻⁴। अब बस इसको करना क्या है, बस कुछ नहीं, इसको सोच के देखो, जब आप 200 को नीचे से 10⁴ से डिवाइड करोगे, सो यू विल सिंपली गेट द वैल्यू 0.020। डी नंबर। अरे सर ये तो बहुत ही सिंपल था, बस इसमें तो कॉन्सेप्ट लगाना था। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना था सर, फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है यार, जो चेंज हुआ है अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, इसी को तो फ्रैक्शनल चेंज कहते हैं। अब मैंने बस इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा फेर बदल के रो माइनस रो नॉट अपॉन रो का टर्म लिख दिया। ये तो बहुत ही सिंपल था सर, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस इस 40 को इस 5 × 5 × 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी सिंपल वैल्यू आ जाएगी आंसर में। क्लियर हुआ? डी नंबर, यस एब्सोल्युटली डी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। समझ आया सबको? बताओ। कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, बस जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूं, अगर बस उस कॉन्सेप्ट को ध्यान दोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आराम से कर जाओगे। क्लियर है? समझ आया सबको? फटाफट से बताओ, समझ आया कि नहीं? सब लोग बताओ जल्दी से, सब लोग सब लोग सब लोग फटाफट से। देखो ऐसे सेटिस्फाई नहीं होगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है? तो इसीलिए फटाफट से बता दो सभी के सभी, बता दो यार। हाँ जी, सबको समझ आया? सबको 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 फटाफट से फटाफट से। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना? चलो बहुत बढ़िया, देख लो यार, सब लेवल ऑफ क्वेश्चन खुद ही देख लो। अगला क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम एमयूट्रिपली 2021। क्या बोला गया, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर स्फीयर। तो हमारे पास दो सॉलिड कॉपर के स्फीयर है। अच्छा, कॉपर के स्फीयर का मतलब दोनों सॉलिड कॉपर के स्फीयर है, बस उन दोनों का रेडियस अलग अलग है, दैट इज R1 एंड R2।
और जो R1 है दैट इज 1.5 टाइम R2 है, मतलब R1। अब सोच के देखो, मैं दो सॉलिड कॉपर स्फीयर बना रहा हूँ, एक को मैं बड़ा बनाऊंगा, एक को छोटा बनाऊंगा, बस इनका रेडियस अलग अलग है, बट बाकी है सर, मान लीजिए इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2, बाकी है सर दोनों सेम मटेरियल के, दोनों है कॉपर के। चलिए भाई, अगली चीज क्या पूछी गई है, फिर से रिपीट किया जाए क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछ रहा है द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ओके, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, और एक रिलेशन दे दिया उसने, क्या कि सर जो R1 है दैट इज 1.5 टाइम R2 है। ठीक है बच्चा पार्टी, बोल रहा है थ्रू 1 केल्विन, थ्रू 1 केल्विन, मतलब जो उनका चेंज इन टेम्परेचर आपने लिया है, मतलब 1 केल्विन से राइज करने के लिए सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट जरूरी होगी, उनका रेशियो निकालिए। क्या बोल, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कितनी क्वांटिटी की हीट, कितनी अमाउंट की हीट जरूरी होगी इन दो सॉलिड कॉपर स्फीयर को जिनका रेडियस है R1 एंड R2, 1 केल्विन से राइज करने के लिए, उन्हीं का रेशियो पूछा गया है। अब सोच के देखो, क्या ये हमने चीज पढ़ी है? अब बिल्कुल पढ़ी है बच्चा। क्या पढ़ी है? जब टेम्परेचर आ गया, जब 1 केल्विन से राइज करना है, और जब टेम्परेचर का फैक्ट आ गया, तो हीट कैसे निकालते थे बच्चा? याद करो, अरे सेकंड चैप्टर याद करो, पढ़ा है सबने? कौन सी हीट? अरे सर सेंसिबल हीट। अरे सर Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सोचो 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 सोचो, पढ़ा है? जहां डेल्टा टी कितना होता था, जितना हम टेम्परेचर में चेंज लाते थे। पढ़ा है? अरे एकदम पढ़ा है यार, ऐसे मत बोलो यार। हीट निकालने का फॉर्मूला क्या है सर? हीट निकालने का फॉर्मूला है एम सी डेल्टा टी। पढ़ा है सबने? बट हमसे इसी क्वांटिटी, इसी अमाउंट की हीट का रेशियो पूछ रहा है। तो मान लो जो पहला स्फीयर होगा उसकी जो हीट होगी, जितनी जरूरी होगी दैट इज Q1, और अगली की हीट होगी दैट इज Q2। तो हमसे सिंपली क्या पूछ रहा है सर, Q1 अपॉन Q2 का रेशियो पूछ रहा है। अब अगर Q1 अपॉन Q2 का रेशियो पूछ रहा है और उसने बोल दिया कि चेंज इन टेम्परेचर, यानी दोनों को कितने टेम्परेचर से राइज करना है सर, 1 केल्विन से। कोई बात नहीं सर, मतलब सिंपल सा इक्वेशन ये है कि सर डेल्टा टी की वैल्यू उसने 1 केल्विन दे दी दोनों के केस में, मतलब इस केस में भी जो डेल्टा टी लग रहा है सर दैट इज 1 केल्विन, इस केस में भी जो डेल्टा टी लग रहा है दैट इज 1 केल्विन। अब सोच के देखो, जब दोनों में टेम्परेचर का चेंज भी सेम हो और दोनों मटेरियल भी सेम हो, तो अगर मैं लिखूंगा दैट इज एम सी डेल्टा टी। अब आपके कहने से लो मैं क्या लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज फॉर M1, दिस इज फॉर C1, दिस इज फॉर डेल्टा T1। और सिमिलरली Q2 के लिए क्या लिख सकता हूं सर, M2 C2 डेल्टा 2। अब जरा सोच के देखो सर, ये C1 और C2 होता था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये डिपेंड करता था मटेरियल पे। सर दोनों का मटेरियल सेम है, तो इसके लिए भी C1 और इसके लिए भी C1, यानी अगर दोनों का मटेरियल, अभी भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो सोचो, मैंने क्या बोला था सर, ये C1 और C2 क्या होते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये मटेरियल पर डिपेंड करते हैं। तो अगर इसका हीट कैपेसिटी C1, इसका हीट कैपेसिटी C2, और दोनों सेम मटेरियल है, तो क्या C1 बराबर C2 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। अच्छा, दोनों में से चेंज इन टेम्परेचर, मान लो दिस इज डेल्टा T1, इसका भी 1 केल्विन, दिस इज डेल्टा T2, ये भी 1 केल्विन। तो सर यहां से C1 C2 तो दोनों सेम हो गए, कट गया। सर T1 T2 दोनों सेम हो गए, कट गया। तो सिंपली बचा क्या बेटा, बचा ये सर Q1 अपॉन Q2, मतलब हीट रिक्वायर्ड इन फर्स्ट स्फीयर अपॉन हीट रिक्वायर्ड इन सेकंड स्फीयर, इसी का तो रेशियो हमसे पूछा है क्वेश्चन में। दिस इज सिंपली इक्वल्स टू M1 अपॉन M2। अब कंफ्यूजन ये है, गड़बड़ ये है ना सर, कि सर मास तो कहीं दिया ही नहीं है। फिर से कृपा अटक गई हमारी, सर मास M1 M2 तो दिया नहीं है स्फीयर का, और हमारे पास बचा सिर्फ M1 और M2। अब हम इस M1 और M2 से हीट का रेशियो कैसे निकालें? अब जरा सोचो, दिया क्या है क्वेश्चन में सर, उसने रेडियस दे दिया दोनों स्फीयर का, और ये कह दिया कि वो सॉलिड स्फीयर है। अरे रे, तो अगर कोई चीज सॉलिड स्फेरिकल शेप में है, तो क्या उसको हम मास, उसके मास को उसके डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म में लिख सकते हैं क्या? सोचो, अरे डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल्स क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हाँ लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको कह दूं दैट इज क्या सर, ρ1 इंटू V1 अपॉन ρ2 इंटू V2। बिल्कुल। अब एक और चीज, क्या सर दोनों सेम मटेरियल के हैं, तो सर दोनों की डेंसिटी भी तो सेम होगी ना सर, तो यहां से ρ1 और ρ2 फिर से सेम हो गए। यानी सिंपली जो हमारे पास हीट का रेशियो आया, वो किसके बराबर आया बच्चा पार्टी? वो बराबर आया V1 अपॉन V2 के। यानी
Q1 अपॉन Q2 दैट इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। अच्छा, अब वॉल्यूम कैसे लिखे सर? सर क्वेश्चन में दिया है दोनों क्या है, स्फीयर्स हैं। अरे स्फीयर का वॉल्यूम तो सर 4/3 पाई R1 का क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 का क्यूब। अरे रे रे, और क्या कट रहा है सर? सर 4/3 से 4/3 कट रहा है, मतलब सिंपली हीट का रेशियो Q1 अपॉन Q2 क्या आ गया सर? R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब। अब वापस चलो, किधर चलो, पीछे चलो। सर R1 बराबर 1.5 R2 है, क्वेश्चन में दिया है, तो क्या मैं इसको 1.5 R2 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब कर सकता हूं? अब बिल्कुल कर सकता हूं सर। सर R2 से R2 काट दो, मतलब 1.5 का क्यूब अपॉन 1 का क्यूब। अब जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ सभी लोग कि रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है। लो भैया, हो गया आंसर, बस इतना ही है, बस अब आपको कैलकुलेट करना है। 1.5 का क्यूब अपॉन 1 का क्यूब। चलो भैया बता दो, चलो भैया बता दो, फटाफट से फटाफट से फटाफट से। कोई रेशियो की वैल्यू आपको दिख रही है? अच्छा, अगर और कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको क्या करो, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो लो मेरे साथ ऐसे कर दो इसको, मैं और आसान कर दिया। 15 का क्यूब अपॉन 10 का क्यूब, अब तो कर ले जाओगे। दिस विल बी 15 इंटू 15 इंटू 15 अपॉन 10। ये कितना हो जाएगा सोचो, कुछ कटवट रहा है नीचे? 10 इंटू 10 इंटू 10 ये भी हो जाएगा ना, कुछ कट रहा है? सोचो। दिस इज 5 2, दिस इज 2, मैं ही कर देता हूँ, दिस इज 2, तो 2 जा 4 2 जा 8, और ऊपर कितना हो जाएगा? दिस विल बी 3 इंटू 3 इंटू 3। अरे सर 27/8, ऑप्शन नंबर ए। क्या मजेदार था सर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ए, यस एब्सोल्युटली, यस, बहुत बढ़िया। अब देखो, इस पॉइंट पे कोई भी बच्चा अगर ये बोला कि सर आप पढ़ाए कुछ और आ कुछ और रहा है, तो मेरी तरफ से अपने आप को मार लो थप्पड़। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सभी नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो क्या करते हैं कि मेरा वीडियो पढ़ने के बाद ना आके मेरे से कहते हैं सर क्वेश्चन नहीं लग रहा है, आप क्या पढ़ा रहे हो? अरे क्या पढ़ा रहा हूँ गधा, जो पढ़ाया हूँ वही तो आया है, इससे बाहर कुछ पढ़ाया हूँ? अरे भाई, अब एग्जाम में तुमको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये थोड़ी देगा, मैं तुमसे बता दिया कि नहीं Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T है, तो आप MC डेल्टा T लिखो। अरे भाई, जो कॉन्सेप्ट है वही तो टीचर पढ़ाएगा, मैंने तुमको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, अपना दिमाग भी तो लगाना पड़ता है। मेरे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट से कुछ बाहर है क्या? कुछ भी नहीं है। मैंने डेंसिटी पढ़ा रखी है, मैंने तुमको MC डेल्टा T निकालना पढ़ा रखा है। ठीक है, क्या करना था? कुछ नहीं करना था। अब तुम खुद से अगर वॉल्यूम भी पुट नहीं कर पा रहे हो, खुद से अगर ये भी नहीं समझ पा रहे हो कि हम मास को सर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के टर्म में लिख सकते हैं तो ये आंसर आ सकता है, तो फिर उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना, उस चीज का तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यार मैंने तो अपना दी बेस्ट दे के पढ़ाया, अब सोच के देखो, तीनों क्वेश्चन और तीनों का कॉन्सेप्ट मैंने तुमको पढ़ा रखा है, कहीं बाहर आया है क्या? कहीं मेरे पढ़ाए हुए से बाहर आया है क्या? तो जिनको डाउट होता है ना, कुछ बहुत स्पेसिफिक बच्चे होते हैं, सबको नहीं होता है, ठीक है, सब बच्चे तो एज यूजुअल मेरे से जुड़े हैं तो मुझे जानते हैं कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जिनको लगता है कि अरे हमसे क्वेश्चन नहीं लग रहा है, मतलब मास्टर में ही गलती है, तुम्हारा बेसिक खराब है, सिंपल सा बात ये है। ठीक है, समझ आया? और यही नहीं, एंड तक जाओ, कुछ भी मेरे पढ़ाने से बाहर नहीं आया है, सब का रिजल्ट मैं बोले तो नोट्स में दिखा दूंगा, अभी अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा पढ़ा हुआ है, अभी नोट्स खोल के दिखा दूंगा, ये सब पढ़ाया है मैंने। क्लियर हुआ? जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताओ, सबको क्लियर है ना? देखो सबका ही आया, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं यार, बस अपना दिमाग थोड़ा लगाना है, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है। चलो, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज steam at 100 degree centigrade is passed into 20 gram of water at 10 degree centigrade. When water acquire a temperature of 80 degree centigrade, the mass of water present will be। अरे यार, अब ये तो क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, ये तो सर, अरे यार ये तो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, कैसा? सोचो, मैंने पढ़ाया था, दो तरह की हीट पढ़ाई थी, एक तो सर सेंसिबल हीट और एक सर लेटेंट हीट। देखो अब ये तो मैं नहीं करने वाला हूँ, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मास निकालना है। ठीक है,
क्या? दो हीट मैंने बता रखी है सर, जब टेम्परेचर का चेंज डिटेक्ट करेंगे दैट विल बी सेंसिबल हीट, और जब फेज चेंज होगा दैट विल बी लेटेंट हीट। अब इसमें बोला है कि स्टीम है और स्टीम से वाटर जाना है, 20 ग्राम वाटर दिया हुआ है, हमसे ये पूछा है जब वो स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो फाइनल मास हमको बताना है कि इतना प्रेजेंट है, बस। अब ये मैं तुमको बताने वाला हूं नहीं, ये बहुत सिंपल है। देखो इसमें स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी दे दी और लेटेंट हीट की वैल्यू भी दे दी, कर लोगे? ट्राई करना ये मैं तुम्हारे लिए HW दे रहा हूं, ठीक है? कुछ तो ले लो अपने से भी, सब मैं ही करा दूं? नहीं होगा तो मैं करा दूंगा क्लास में, नो प्रॉब्लम, ठीक है? क्लियर? तो कोई इसका आंसर नहीं पता मेरे को, आंसर मैं तुमको बता देता, अगर आंसर मुझे पता रहता तो मैं भी तुम्हारे साथ ही सॉल्व करता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन तो मैं उठा लेता हूँ बट आंसर मेरे पास नहीं है इसका, ठीक है? इसलिए ट्राई करना यार, आप कुछ 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 तो खुद से करो, ठीक है? मैं सोचा कुछ और क्वेश्चन दे दूंगा बट चलो यही तुम ले लो, ठीक है? मैं सोचा कि लास्ट के दो क्वेश्चन मैं तुम लोग को दे दूंगा, बट क्योंकि ये खुद पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट बढ़िया है, सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है, कुछ का नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस इसमें। फाइनल इस बार मास हमसे पूछा है, अगली बार हमको टोटल हीट पूछा, जो मैंने क्लास में कराया इस टाइप का क्वेश्चन, उसमें मैंने टोटल हीट करके बताया था, है ना, कि कैसे हम चेंज करते हैं फेज को, ठीक है? तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क, ठीक है? नहीं होगा तो बता रहा, डेफिनेटली आई डू दैट, ठीक है? शीट सबको मिलेगी अभी तो कर लेना ये वाली, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, AME 2011, क्वेश्चन पूछा है टू रॉड ए एंड बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर वेल्डेड टुगेदर एज शोन इन फिगर, ठीक है? देयर थर्मल कंडक्टिविटी आर K1 एंड K2, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपोजिट रॉड विल बी। हे भगवान, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट आ गया, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट आ गया। अरे डी तो सबको दिख रहा होगा सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और दो स्लैब जब पैरेलल में जुड़े होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट, अरे यार, लो मैं तुमको दिखा देता हूँ, लो देखो भाई, देख लो भाई, देख लो, कहाँ गया थर्मल प्रॉपर्टी, किधर गया किधर गया? थर्मल एक्सपेंशन किसमें कराया था? थर्मल एक्सपेंशन में कराया था? नहीं, हीट ट्रांसफर में कराया था। अरे भैया डी, देखो बच्चे देखते मारने लगे डी, भैया स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, भैया सिंपल सा, भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिख गया सबको, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है यार, 2011 में आया हुआ तुम्हारा सवाल है, वो तो मैंने डायरेक्ट एक रिजल्ट लेके करा दिया था सॉल्व तुमको। आया था क्या? अरे रे 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 रे, ये देखो ये देखो, K1 + K2/2, ये तो मैं क्वेश्चन पढ़ने ही नहीं वाला था, दिख रहा है? डी देखो, लाइन से सबके डी आंसर आ रहे हैं। अरे डी सबको, एब्सोल्युटली वेरी गुड, कम से कम कॉन्सेप्ट तो याद रखे हो तुम लोग। देखो यहाँ कराया है, जो कराया है वो आ गया, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बोला था ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, आराम से इतना डेरिवेशन बस आप करोगे तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा। अब ये तो मैं नहीं कराने वाला यार, ठीक है? कर लेना खुद से एक बार वापस से, ठीक है? डी एब्सोल्युटली यस। देखो जो बच्चे शॉक में हैं कि सर ये क्या, और भी बच्चे जवाब दे रहे हैं हम नहीं दे पा रहे हैं, तो सुनो, तुम लोगों ने क्लास छोड़ी है, नए नए बच्चे हो, लेक्चर पढ़े हुए हैं, वीडियो लेक्चर सब अपलोडेड है, जाके एक बार देख लेना, फिर आपस प्रैक्टिस सेशन में आओगे, ये सेशन बहुत आसान रहेगा तुम सबको। जो बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं वेरी गुड, ये कंटिन्यूस वाले बच्चे हैं जो पहले से पढ़ रहे हैं मेरे से, ठीक है? अब देखो जो कराया वो आया, सिंपल 2011 में क्वेश्चन है ये, ठीक है? अरे सेटिस्फाई हो रहा हो सबकी नहीं, ये बताओ पहले? तुम ही सबके लिए प्रैक्टिस सेशन रखता हूँ ताकि थोड़ा तुम सबका कॉन्सेप्ट बूस्टअप हो जाए। कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया हूँ उसको ध्यान रखो, बस जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ ध्यान रखो, प्रैक्टिस कर डालो, दैट्स इट, बस इतना ही डिमांड है और कुछ नहीं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। यस, इमिट्रिपल 2020, क्या है सर क्वेश्चन? क्वेश्चन है, देखो इसमें मैंने तीनों चैप्टर कंबाइन लिए हैं, देखो हर तरह के सवाल हर चैप्टर से आ रहे हैं, ठीक है? दिस इज फ्रॉम द कैलोरीमेट्री, मतलब हीट वाला कॉन्सेप्ट, दिस इज फ्रॉम थर्मल एक्सपेंशन, एंड दिस इज फ्रॉम ऑल्सो फ्रॉम द हीट ट्रांसफर, एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम हीट ट्रांसफर, बट ये रेडिएशन वाला पार्ट में का है, ठीक है? पढ़ो, क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ ब्लैक बॉडी एट 1227 डिग्री सेंटीग्रेड emit radiation with maximum intensity at wavelength 500,000 एंगस्ट्रॉम। अब देखो ध्यान से पढ़ो, कल ही बताया है, कल ही पढ़ाया है यार, अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी पे कोई वेवलेंथ की बात करता है मतलब सर वो लेमडा मैक्स है, यानी लेमडा मैक्स दे दिया उसने, कितना दे दिया सर? दैट इज 5000 एंगस्ट्रॉम, जॉली गुड सर, दे दिया सर। क्या बोल रहा है? इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेचर को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दिया गया, देन द मैक्सिमम इंटेंसिटी विल ऑब्जर्व्ड एट, अरे रे रे रे, मतलब जब टेम्परेचर की वैल्यू कितनी थी?
27 1227 मतलब 1227 डिग्री सेंटीग्रेड थी, तो लेमडा मैक्स मिला, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी मिला किस वेवलेंथ पे, 5000 एंगस्ट्रॉम पे। अब उस टेम्परेचर को कितने 1000 डिग्री से, इसी टेम्परेचर को 1000 डिग्री से और बढ़ा दिया गया। तो अगर लेट्स से मैं इसको T1 कहता हूं और इसको मैं T2 कहता हूं, तो T2 क्या होगा, T1 प्लस 1000। सोचो, मतलब कि उसी टेम्परेचर को किसको 1227 से अब उसमें और 1000 डिग्री बढ़ा दिया गया, मतलब फाइनल टेम्परेचर T2 कितना हो गया सर, 1227 प्लस 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस विल बी कितना हो जाएगा, अच्छा सबसे पहली चीज को कन्वर्ट कर लो केल्विन में, क्योंकि देखो मैं भी यहाँ गलती कर रहा हूँ, बट कोई बात नहीं। अभी फिलहाल हम क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 2227 डिग्री सेंटीग्रेड। जब क्वेश्चन में पुट करेंगे इसकी वैल्यू को, तो केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब हमसे पूछा है कि सेकंड मैक्सिमम इंटेंसिटी, दिस इज फर्स्ट मैक्सिमम इंटेंसिटी, सो दिस विल कॉल्ड लैम्डा मैक्स 1। हमसे पूछा है सेकंड मैक्सिमम इंटेंसिटी बताओ अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया तो। अरे सर, पढ़ा है क्या कोई रिलेशन, अभी बताता हूँ, चिंता बिल्कुल मत करो, कल ही पढ़ाया है ये चीज। तो सर जो सेकंड मैक्सिमम इंटेंसिटी का वेवलेंथ होगा, दिस विल बी लैम्डा मैक्स 2। और हमसे वही चीज पूछी है उसने, ये पूछी हमसे। सोचो, पहला टेम्परेचर दे दिया, लैम्डा मैक्स 1 दे दिया, दूसरा टेम्परेचर बोला कि पहले टेम्परेचर से 1000 और बढ़ा दो, तो दूसरा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T1 प्लस 1000 डिग्री, तो दिस विल बी 2272, यानी T2 भी दे दिया, लैम्डा मैक्स 2 पूछ रहा है। अब सोच के देखो, क्या कोई रिलेशन हमने पढ़ा है क्या, क्या कल के लेक्चर में हमने कोई रिलेशन पढ़ा है। अब बिल्कुल पढ़ा है बच्चा, क्या पढ़ा है सर, सर पढ़ा नहीं है ऐसे बोलोगे, लेमडा मैक्स इनटू टी, दिस विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू सी, पढ़ा है कल के लेक्चर में। अरे यार पढ़ा तो था, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, लेमडा मैक्स इनटू टी दैट विल बी बी। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कहाँ। अब देखो ऐसे बोलोगे ना तो मैं फिर नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा, आओ देखो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, देखो भाई, देखो देखो देखो, मैं करा देता हूँ, मैं तुम सबको दिखा देता हूँ। किधर, कल के लेक्चर में पढ़ा है, लेमडा मैक्स इनटू टी इज इक्वल्स टू बी, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज मींस कांस्टेंट। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अरे सर बिल्कुल पढ़ा है। अब हमसे लेमडा मैक्स 2 पूछ रहा है, अब सोचो कहां गया भैया, लेमडा मैक्स 2 पूछ रहा है, तो क्या मैं, क्योंकि लेमडा मैक्स इनटू टी का जो मल्टीप्लीकेशन दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो अगर ये कांस्टेंट है तो क्या मैं दोनों वैल्यू को इक्वेट कर दूंगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सर लेमडा मैक्स 1 इंटू T1 दैट विल बी लेमडा मैक्स 2 इंटू T2। सिंपल है, हमसे लेमडा मैक्स 2 पूछ रहा है, तो लेमडा मैक्स 2 कितना हो जाएगा सर, दैट विल बी लेमडा मैक्स 1 इंटू T1 अपॉन T2। अरे सर, अरे सर, अब क्या करना है, मैंने बोला था ध्यान से, क्या ध्यान से, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना। कहां बोला था, कहां बोला था, यहां बोला था, टेम्परेचर ऑलवेज इज इन केल्विन, पीछे इसके पीछे थोड़ा सा लिखाऊंगा मैं, कहीं तो लिखाऊंगा, टेम्परेचर ऑलवेज इज इन केल्विन, लिखा है, इधर ही कहीं लिखा था, किधर लिखा था, कहीं एक जगह में लिखा था कि टेम्परेचर हमेशा याद रखना केल्विन में रखना है, कहीं तो लिखा था बेटा, सबको याद होगा कल के लेक्चर में से। अच्छा वो मैंने शायद इरेज कर दिया था पढ़ाते वक्त, ठीक है, बट मैं ये चीज़ पहले तुमको बता दी कि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना, क्योंकि देखो यूनिट भी केल्विन में आ रही है, तो अब टेम्परेचर केल्विन में, अब देखो आंसर भी आ गया डी, अरे क्या बात है बच्चों, बहुत बढ़िया, देखो ये रिस्पॉन्स चाहिए तुम सबसे, ये रिस्पॉन्स चाहिए। अब तो कुछ नहीं भैया, केल्विन में कन्वर्ट कर लो। अब केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, सर इसमें 273 ऐड कर दीजिए, तो 273 ऐड करोगे दिस विल बी 3, ये दिस विल बी 1500, लो भैया दिस इज 1500 केल्विन, और इसमें ऐड करोगे तो दिस विल बी कितना, यार ये कितना हो जाएगा, 2270 प्लस 273, दिस विल बी 2500। अरे अब तो कुछ नहीं है, क्या है, जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं कृपया करके, हाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कर नहीं पा रहे होंगे, मैं बस जो कहता हूँ वो चीजें बस याद रखो, अब तो कुछ करना ही नहीं है, देख लो यार, मैं खुद नहीं कहूंगा तुम। अब लेमडा मैक्स 2 निकाल दो फटाफट से, सबने निकाल दिया है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड जिन्होंने पहले कर लिया। क्वेश्चन दिया हुआ है सर कितना, सर 5000 एंगस्ट्रॉम इनटू कितना था सर, 1500 अपॉन 2500, दिस विल बी 2 टाइम एंड दिस विल बी 3000 एंगस्ट्रॉम। ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, लो 3000 एंगस्ट्रॉम आ गया सबका, डी
दैट इज नॉट डी। 6000 आ रहा है क्या? नहीं यार, 6000 नहीं, 3000 आएगा ना। ए, नॉट डी, दिस इज ए, यस। ए, यस एब्सोल्युटली, ए इज, अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या है यार, क्या ही है यार, मतलब क्या ही है यार। इसको मिटा दूं ना, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है, ये नोट्स था हमारा। क्या ही है, बोलो कर लोगे? बोलो आसान है? देख लो यार, तुम्हारे एग्जाम का ही है क्वेश्चन, 2020 लेटेस्ट क्वेश्चन है। बोलो क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015। क्या बोला, क्या? 2015। बोलेगा सर, स्फेरिकल ब्लैक बॉडी विद द रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर रेडिएट 450 watt power at 500 Kelvin. If the radius were halved and the temperature were doubled, the power radiated। हे भगवान, कितनी सिंपल सी चीज पूछी भाई, सोच के देखो, कितनी सिंपल सी चीज पूछी। ब्लैक बॉडी के लिए पावर रेडिएट का फॉर्मूला पढ़ा है? पढ़ा है? फिर से मैं नोट्स खोलता हूं तुम्हारे लिए, कल ही पढ़ा है, कल ही पढ़ा है सर। अच्छा, होता क्या है, पहले नोट कर लो मेरे साथ। पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला बताओ। रेडिएटेड पावर कल ही पढ़ा है सर, पढ़ा है बोलो, सिग्मा इंटू ए इंटू टी। बोलो, होता था, टी टू पावर 4 होता था। अब क्या पूछा है, बोला स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है, ठीक है, दो केसेस। केस नंबर 1, जब उस ब्लैक बॉडी का रेडियस कितना था सर, 12 सेंटीमीटर था, तो उसने कितना कितना पावर रेडिएट किया, पावर रेडिएट कितना किया, 420 वाट। और टेम्परेचर कितना था सर, 500 केल्विन। अब केस नंबर 2 में क्या कर दिया गया सर, रेडियस को कर दिया गया कितना, आधा। रेडियस कितना कर दिया, हाफ। तो अब रेडियस अगर हाफ कर दिया, सो दिस विल बी 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल। और हमसे पावर सेकंड केस में पूछ रहा है, तो अगर इसके रेडिएटेड पावर को 1 कह दूं, तो इसके रेडिएटेड पावर को पावर 2 कह दे रहा हूं, तो इसको सिंपली P1 और P2 लिख दूं क्या, बार बार पावर ना लिख के लिख देता हूं इसको मैं, P1 और P2, दो केस है। अब ये क्या ही है सर, क्या ही है, दिस विल बी P1, दिस विल बी P2। P2 हमसे पूछा है, और टेम्परेचर को क्या बोला है, टेम्परेचर को डबल कर दिया गया, मतलब इसको 1000 केल्विन कर दिया गया। अब क्या ही है, सिंपल इक्वेशन है हमारे पास। तो P रेडिएटेड 1 अपॉन P रेडिएटेड 2, एंड दिस विल बी क्या सर, सिग्मा इनटू, अच्छा एरिया को मैं रेडियस के टर्म में लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं सर, पाई आर स्क्वायर अपॉन सिग्मा इनटू पाई, this is r1 square, this is r2 square, this is r1, this is r2, and this is t1, t1 to the power 4, t2 to the power 4। कटेगा क्या सर, सिग्मा से सिग्मा कट गया, पाई से पाई कट गया। अरे सर, मतलब p पावर रेडिएटेड 1 अपॉन पावर रेडिएटेड 2, दिस विल बी सर r1 का स्क्वायर। अच्छा, सेंटीमीटर में है, बट आंसर हमको मीटर में चाहिए, तो आप इसको कन्वर्ट कर लो। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाओगे तो दिस विल बी कितना, 12 है ना, तो ये मीटर में कितना हो जाएगा, 0.12 मीटर, और 6 है तो दिस विल बी 0.06 मीटर। अब सिंपल है सर, 0.12 का होल स्क्वायर अपॉन 0.06 का होल स्क्वायर इनटू, अच्छा केल्विन में दिया है टेम्परेचर, तो कुछ नहीं सर, इनटू 500 की पावर 4 अपॉन 1000 की पावर 4। अब हमको पावर 2 चाहिए ना, तो सोचो, पावर रेटेड 1 दिया है, पावर रेटेड 2 चाहिए, अब कुछ नहीं, अब इस पूरी वाली डिवाइड भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये पूरी वाली डिवाइड में आ जाएगी। अब तो कुछ नहीं है सर, क्या ही है, कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन, सीधा डायरेक्ट रिजल्ट जो मैंने तुमको दिया था बस वो लगाना है, और उसी से आंसर आ गया। तो अगर मेरे को रेडिएटेड पावर 2 चाहिए, तो सोचो, ये पूरी वैल्यू नीचे डिवाइड में आ जाएगी, तो इस वैल्यू को पूरा उल्टा कर दो। जब इस वैल्यू को पूरा उल्टा कर दूंगा, तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, और साथ में 450 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बी 450 इंटू, इसको उल्टा कर दो, ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू इधर जाएगी तो उल्टा हो जाएगा ये। सोचो, दिस विल बी 0.06 का स्क्वायर इंटू 1000 की पावर 4 अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा सर, 0.12 का स्क्वायर अपॉन मल्टीप्लाई बाई 500 की पावर 4। अब इसका आंसर बताओ फटाफट से सभी लोग, रेडिएटेड पावर 2 कितना आ गया,
और सिंप्लीफाइड कर दूं मैं, और छोटा कर देता हूँ, देखो इसको मैं लिख दूं ऐसे, इसको थोड़ा खोल के लिख लो थोड़ा सा, और ज़्यादा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। 0.06 इंटू 0.06 इंटू 1000 को भी खोल लो ताकि काटने में वैल्यू आपके लिए आसान हो जाएगी। थोड़ा कैलकुलेशन आपको फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि एमयू ट्रिपल थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन देता है, ये तो सबको पता है। दिस विल बी 0.12 इंटू 0.12, खोल लो, इस टाइप क्वेश्चन को खोल लिया करो, जिसमें कटने लायक वैल्यू हो उसको खोल लिया करो। 500 500 500, इससे 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 ये कितने टाइम्स कट गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 कट गया। अच्छा ये भी है ना, दिस विल बी 2 टाइम्स। अब ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू 2 टाइम्स कटेगी, सोचो, ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, इन 3 2 से ये 3 2 कट गया, तो बचा कितना, दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या, कटने लायक कुछ वैल्यू कितनी, 450 इंटू 2 900, नो दैट्स नॉट 900, तो ऑप्शन ही नहीं है, तो यानी कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, उस चीज को चेक कर लो। अच्छा ये सिर्फ 2 टाइम्स है, नॉट 3 टाइम्स, ओके दिस इज ओनली 2 टाइम्स, मैं 3 टाइम्स करके काट दिया ना, तो दिस इज नॉट ओनली 2 टाइम्स। अब तो हो गया सर, देखो यहाँ 2 यहाँ 2, इन 2 से ये 3 2 टाइम्स कट गया, मतलब 450 इंटू 4, दिस विल बी 1800 वाट। सी नंबर, सी नंबर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सी आया किसका, अरे सी आ गया, क्या बात है, ये हुई ना बात, ये बात है सर, क्लियर है, 2015 क्लियर है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, समझ आया सबको। दिस इज वॉट अ ग्रेट कॉन्सेप्ट लुक्स अलाइक। बोलो पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, एकदम पढ़ाया, पावर एडेड डायरेक्ट कराया था सीधा, अरे ब्लैक बर्ड दे दिया तो ई से तो मल्टीप्लाई ही नहीं करना है बच्चों, यहाँ एमिसिविटी का तो टर्म ही नहीं है, ब्लैक बॉडी क्या होता है, सिग्मा इंटू ए इंटू 10⁴। क्या करना था, कुछ करना था क्या, इसलिए मैं कहता हूं कि कॉन्सेप्ट सीखते चलो, एक बार प्रैक्टिस सेशन के लिए रुको तो सही, जब प्रैक्टिस सेशन आएगा तो खुद सीख जाओगे कि सर पढ़ा हुआ किधर अप्लाई करें। क्लियर, क्लियर एवरीबडी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 2018, क्या बोला है, फॉर अ ब्लैक बॉडी, फॉर अ ब्लैक बॉडी at temperature 7 to 7 degree centigrade, its radiating power is 60 watt, ठीक है, and the temperature of surrounding, अरे ये तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग वाला केस है सर, कल ही कराया है, कल ही पढ़ाया है। आओ पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, फॉर अ बॉडी, फॉर अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर 7 to 7 degree centigrade, its radiating power is 60 watt and the temperature of surrounding is 2 to 7 degree centigrade. If the temperature of the black body is changed to 1 to 27 degree centigrade, then its radiating power will be, अरे इसमें भी दो केसेस बन गए सर। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में ये बोल रहा है कि एक ब्लैक बॉडी है जिसका टेम्परेचर, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर को टी लिखते थे, दैट इज कितना सर, 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इट्स रेडिएटिंग पावर इज 60 वॉट। रेडिएटिंग पावर कितना है इस केस में, पावर रेडिएटेड कितना है सर ब्लैक बॉडी का, तो मान लो फर्स्ट केस के लिए पावर रेडिएटेड मैं कहता हूं दैट इज पी आर, ये कितना दिया है 60 वॉट दिया हुआ है, और फर्स्ट केस में जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है दैट इज कितना 227 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो केस नंबर 1 की बात थी सर। केस नंबर 2 में क्या किया, अगर उसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ा दिया कितने से सर, इसमें 727 से कर दिया उसको 1227, तो सेकंड केस में लेट्स से दिस इज सेकंड केस का टी, ये केस नंबर 2 है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो, एक काम करते हैं, केस टी दिस विल बी T1, दिस विल बी T2, बढ़ा कितना कर दिया सर 1227 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। तो इस केस में हमसे रेडिएटेड पावर पूछा है, लेकिन देखो इसमें कहीं ये जिक्र नहीं किया गया है कि सेकंड केस में सराउंडिंग का टेम्परेचर को चेंज कर दिया गया, ये जिक्र नहीं है, मतलब अभी भी सराउंडिंग का टेम्परेचर, अच्छा सराउंडिंग का टेम्परेचर कैसे लिखते थे सर, सर टी नॉट से लिखते थे, टी नॉट दिया हुआ है यहाँ कितना 227 डिग्री सेंटीग्रेड, और सेकंड केस में भी कहीं उसने मेंशन नहीं किया कि सराउंडिंग का टेम्परेचर को चेंज किया, उसने सिर्फ मेंशन किया कि ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर को चेंज किया, मतलब सिर्फ आप T1 से T2 लिख सकते हैं, बट अभी भी ये T नॉट 227 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। अब सर ऐसा कोई फार्मूला पढ़ा था क्या पावर रेडिएटेड का, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, अरे पढ़ा था,
अरे सोचो तो सही, पढ़ा था सर। क्या पढ़ा था सर? पावर रेडिएटेड इन टर्म ऑफ सराउंडिंग। सर पढ़ा था सर। कितना सर? सिग्मा इंटू टी माइनस टी नॉट की पावर 4। अरे रे रे रे, इसको ऐसे लिख लो सर, टी की पावर 4 इंटू टी नॉट की पावर 4। अब सोचो, क्या मेरे को रेडिएटेड पावर का फॉर्मूला पता है? बिल्कुल पता है। अरे कल ही के लेक्चर में पढ़ा है बच्चों, कल ही के लेक्चर में पढ़ा है। बोलो दिखा दूंगा, अभी अभी खत्म हो जाने दो, क्वेश्चन दिखा दूंगा। अब कुछ नहीं सर, रेशियो ले लो, पी आर वन अपॉन पी आर टू। अच्छा, पी आर वन की वैल्यू कितनी है सर? 60 वाट। पी आर टू सर निकालनी है। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर? टेम्परेचर केल्विन में रखते हैं, यही बच्चे गलती करते हैं। जब आप 7 to 7 को केल्विन में कन्वर्ट करोगे, सो दिस विल बी, कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करो जरा मेरे साथ। 7 to 7 को जब आप केल्विन में कन्वर्ट करके देखो तो कितना हो जाएगा? 273 से मल्टीप्लाई करोगे, और जब 273 कितना है, एक सेकेंड, हाँ, तो दिस विल बी 1000 केल्विन अपॉन, ये कितना हो जाएगा सेकेंड केस में? 1227, तो सेकेंड केस में कितना हो जाएगा? दिस विल बी 1500 केल्विन। अच्छा सर, टी नॉट की भी तो केल्विन लिखना पड़ेगा, तो 227 को जब केल्विन कन्वर्ट करोगे तो 273 ऐड करोगे, दिस विल बी 500, एंड इस दूसरे केस में भी कितना होगा? 500। अब तो कुछ करना ही नहीं है सर, 60 अपॉन पी आर टू। अच्छा सर, मैं पी आर टू अपॉन पी आर वन ले लूँ तो ज़्यादा आसान रहेगा, मेरे को उल्टा नहीं करना पड़ेगा। तो मैं सीधे क्या करता हूँ, पी आर टू अपॉन पी आर वन ले लेता हूँ। मतलब पावर रेडिएटेड इन सेकंड केस जो हमको निकालना है अपॉन पावर रेडिएटेड इन फर्स्ट केस, तो दिस विल बी सब पावर रेडिएटेड इन सेकंड केस अपॉन 60, एंड दिस विल बी पावर रेडिएटेड इन सेकंड केस, मतलब कि कितना सर? टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। जब आप रेशियो लोगे तो सिग्मा तो कट जाएगा, बट चलो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। टी कितना है सर? टी सेकंड केस में है सर 1500, यानी 1500 की पावर 4 माइनस 500 की पावर 4 अपॉन, सेकंड केस में भी क्या रहेगा? सिग्मा ही रहेगा। क्यों भाई? मटेरियल तो सेम है, तो स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू तो दोनों केस में सेम रहती है। और सेकंड केस में क्या हो जाएगा सर? 1000 की पावर 4 माइनस, अभी भी सराउंडिंग का टेम्परेचर तो उतना ही है। अब ये सिग्मा से सिग्मा कट गया, अब तो कुछ करना नहीं है सर। पी आर टू निकालने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो उधर, खेल खत्म, बस खत्म खेल। इतना ही था सर। यानी रेडिएटेड पावर टू के लिए क्या करना पड़ेगा सर? 60 इंटू सर 1500 की पावर 4 माइनस 500 की पावर 4 अपॉन 1000 की पावर 4 माइनस 500 की पावर 4। अब देखो, ये तो मैं नहीं करने वाला, ये तुम ही करोगे। शॉर्ट करने के लिए कुछ आसान किया जा सकता है क्या? हाँ किया जा सकता है। कैसे सर? सोचो, क्या किया जा सकता है सर? सोचो, ऊपर 1500 है, 500 है, अरे तो निकल गया। लो और सिम्प्लीफाई कर देता हूँ तुम्हारे लिए। 16 इन दोनों में जरा 500 कॉमन ले लो तो बाहर। जब 500 बाहर निकाल लोगे, मतलब 500 की पावर 4 बाहर निकाल लो, दोनों में से 500 की पावर 4 बाहर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा सर? दिस विल बी 3 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन, नीचे भी अगर 500 की पावर 4 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा सर? 2 की पावर 4 माइनस 1। अब इतना आसान कर दिया, अब तो कर लो। अब तो कैलकुलेट करो, फटाफट से बताओ आंसर मुझे कितना आ रहा है सभी लोग। बी, बी, बी ऑप्शन 320 वाट। अच्छा, एक दो लोग और कह दे, एक दो लोग और कहते तो मैं बता दूंगा। अगर बी आया हुमा फातिमा, और अगर कोई बच्चा है जिसका बी आ रहा है, तो आई श्योरली मार्क दैट आंसर। एक दो लोग और तो जवाब दो। बी आएगा, सो अगर बी आ गया, अगर वो सही है तो आई मार्क दैट आंसर। जल्दी से फटाफट से। और किसी का बी आ रहा है? अरे मैं ही कैलकुलेट कर लेता हूँ, हटो। दिस विल बी कितना? दिस विल बी 3 3 4 3 9 9 9 27 27 3 जा, दिस विल बी 71 माइनस 1 एंड दिस विल बी 4। मतलब मैं फटाफट से कैलकुलेट कर लेता हूँ, जल्दी से, समय नहीं लगेगा। सो दिस विल बी 60 इंटू 500, यानी ये कितना हो जाएगा ऊपर? दिस विल बी 81 81 माइनस दिस विल बी 80 80 अपॉन 2 to the 4 to the 8 to the 16, यानी divided by 16, this will be 5 5 और into 6 that will be 300 and this will be 2 to the power 4. yes absolutely 320 वाट, 320 वाट। बहुत बढ़िया, जिसने भी कैलकुलेट किया बहुत ही बढ़िया। ठीक है, यस कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। यस एब्सोल्युटली बी 320 वाट। यस बी सबका आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
320 वॉट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। कुछ नहीं है यार, सिर्फ कैलकुलेशन करने, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। क्लियर है सबको? क्लियर है? क्या सभी बच्चे को क्लियर है ये चीज? बोलो समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो समझ आ रही है? क्लियर एवरीबॉडी? अरे क्या करना था, सिंपल सा इक्वेशन मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन था। और कहां पढ़ा रखा है ये भी दिखा देता हूं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहां गया भाई हीट ट्रांसफर? हीट ट्रांसफर। कुछ बच्चे नए हैं, ठीक है, जो बच्चे मुझे पहले जानते हैं वो तो अब जानते ही हैं, ठीक है, कुछ बच्चे नए हैं, इस वजह से मुझे वो चीज उनको बतानी पड़ रही है। ठीक है, कहां पढ़ा रखा है? यहां पढ़ा रखा है, यहां पढ़ा रखा है सर। सिग्मा इंटू ए इंटू टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। क्लियर? क्लियर एवरीबॉडी? जल्दी से फटाफट से बताओ। अरे क्लियर है? बी। समझ आया कि नहीं सबको? समझ आया कि नहीं सबको? बताओ जल्दी से, सबको, सब लोग फटाफट से बताओ। समझ आया? बोलो समझ आया? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो चलो, अब दो क्वेश्चन और बचे, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये। अब ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के हो गए होमवर्क। अब इतना करा दिया तो कर ही जाओगे। ये देखो, एक ब्लैक बॉडी हैज अ मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा एम एट 200 केल्विन, इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ एट 300 केल्विन विल बी। अरे राम, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। लास्ट क्वेश्चन फिर से वही, लेमडा मैक्स इनटू टी दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, बस ये लगा दो। अच्छा ये क्वेश्चन को मैं ऐसे ही सॉल्व कर देता हूं। कह रहा है एक ब्लैक बॉडी हैज अ मैक्सिमम वेवलेंथ लेमडा एम at 200 degree Kelvin. Its corresponding wavelength at 300 Kelvin will be T1 दिया है, this will be 200 Kelvin. T2 दे दिया 300 Kelvin. Sorry 3000, not this will be 2000 3000. ठीक है, it's my bad, थोड़ा जल्दी जल्दी में हो जा रहा है। लेमडा एम दे दिया फर्स्ट केस में, सेकंड केस में पूछ रहा है सेकंड केस को लेते हैं, दिस इज लेमडा 2। अब हमने अभी भी पढ़ा है कि लेमडा मैक्स इक्वल्स टू टी इंटू सी, तो मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा, मतलब लेमडा एम इंटू टी वन, दिस विल बी लेमडा टू इंटू टी टू। हमसे लेमडा 2 पूछा है, सो दिस विल बी लेमडा एम इंटू टी वन अपॉन टी टू। सर लेमडा एम इंटू टी वन कितना है सर? 2000। टी टू कितना है? 3000। काट दो, यानी जो नया लेमडा 2 आया, दिस विल बी 2/3 लेमडा एम। 2/3 लेमडा एम, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। लो लो भैया, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ 2009। एक क्वेश्चन अब तुमको बस मैं होमवर्क दे रहा हूं, 2016, बहुत ही आसान है, देखो सबने बी बक दिया, क्या बात है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस जो मैंने तुमको दे दी, पढ़ा दिया। ठीक है, जो है तुम्हारा एमयू, पूरा सेशन एमयू डेडिकेटेड है। दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, वो भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। नहीं होगा दोनों, कोई बात नहीं, मैं यही बैठा हूँ, चिंता बिल्कुल ना करो। पूछ लेना सर वो क्वेश्चन करा दो, पढ़ाते हुए सेशन में भी वो क्वेश्चन करा दूंगा वापस आके। ठीक है, ओके देन। सो दिस इज द कंप्लीट पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस सेशन फॉर एमयू ट्रिपल। कल एक और ले लूंगा और उसमें जे नीट भी करा दूंगा, ठीक, ताकि आप सेटिस्फाई हो थोड़ा सा अंदर से, वो फील सेटिस्फैक्शन जब तक नहीं आता तो मजा नहीं आता है, तब सेटिस्फाई हो मेरे कंटेंट से। ठीक है, ओके देन, एंड करता हूँ।